नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फंडामेंटल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वहां पे सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ मिक्स टाइप के एमसीक्यू जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग कहीं ना जाइएगा, आप लगातार इस देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत कंसेप्चुअल है और हर एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार रिपीटेड हुआ है। सबसे पहले मैक्सिमम टोटल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल स्कोर और मिनिमम स्कोर दो बातें यहाँ पे पूछी जाती है। ऑप्शन है 8, 5, 15 और 12। तो ग्लासगो कोमा स्केल के मैक्सिमम टोटल स्कोर का क्वेश्चन है ये, और बिल्कुल आप लोगों ने सही पहचाना कि इट्स 15, है ना। देखिएगा, ग्लासगो कोमा स्केल जो होती है उसमें तीन कंपोनेंट होते हैं, जिसको EVM से अपन लिखते हैं। आई रेस्पॉन्स, ई का मतलब यहाँ पे आई रेस्पॉन्स है, वी का मतलब वर्बल रेस्पॉन्स है, और एम का मतलब मोटर रेस्पॉन्स है। जो आई रेस्पॉन्स है उसमें मिनिमम मार्क्स 1 होता है और मैक्सिमम मार्क 4 होता है। जो वर्बल रेस्पॉन्स है उसमें मिनिमम मार्क्स 1 और मैक्सिमम मार्क्स 5 होता है। और जो मोटर रेस्पॉन्स है उसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 6 होता है। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं, यहाँ पे एक तो हो गया मिनिमम और दूसरा हो गया मैक्सिमम। तो अगर मैं मिनिमम की बात करूं 1 1 1, तो 3 इज द मिनिमम मार्क्स इन GCS। और मैक्सिमम मार्क करें तो 6 4 10 और 5 15। तो मैक्सिमम मार्क जो है वो तो कितना है 15। मिनिमम मार्क पूछा जाए तो कितना है 3। यहाँ पे हमें पूछा है मैक्सिमम, तो यहाँ पे जवाब क्या बनेगा 15। और हमें पूछा जाता मिनिमम कितना है, तो मिनिमम हमेशा आप कितना याद रखें, मिनिमम जो होता है वो कितना है, यहाँ पे 3 है। 3 इज द मिनिमम मार्क इन ग्लासगो कोमा स्केल। आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर मूवमेंट। Next, the primary purpose of the ceiling test is to measure the client's ability to। सीलिंग टेस्ट जो हम करते हैं उसका प्राइमरी पर्पज क्या है, क्या चीज मेजर कर रहे हैं, किस चीज की एबिलिटी मेजर कर रहे हैं। फर्स्ट है एब्जॉर्ब विटामिन B12, डाइजेस्ट विटामिन B12, प्रोड्यूस विटामिन B12, स्टोर विटामिन B12। वेरी गुड। सीलिंग टेस्ट किया जाता है विटामिन 12 के एब्जॉर्प्शन का पता लगाने के लिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए। सीलिंग टेस्ट जो होता है वो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका पता लगाने के लिए करते हैं। तो इस टेस्ट के अंदर ओरली विटामिन B12 जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। ये विटामिन B12 जो है वो स्टोमक में जाता है। स्टोमक में अगर इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट है तो विटामिन B12 के साथ में बाइंड होगा। बाइंड होके वो विटामिन B12 जो है वो इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होके वो विटामिन B12 जो है वो ब्लड में जाएगा। और वो ब्लड अगर किडनी को जाता है तो किडनी जो है वहां से विटामिन B12 को वापस फिल्टर करके बाहर निकालती है, और यूरिन में उसकी प्रेजेंसी होती है। तो मुंह से पिलाया हुआ विटामिन B12 अगर यूरिन में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब तो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और अगर वो यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, बाइंड नहीं हुआ, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं हुआ और स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल गया, तो अगर यूरिन में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब जो है वहां पे विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन के लिए जो सैंपल लिया जाता है वो किसका सैंपल लेता है, अगर आपको कोई पूछे तो यूरिन का सैंपल लेते हैं। और जो मुंह से हमने विटामिन B12 पिलाते हैं वो अगर यूरिन के सैंपल में प्रेजेंट है तब तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, और प्रेजेंट नहीं है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। विटामिन B12 जो है वो पर्निशियस एनीमिया, सॉरी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, या विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया, सॉरी जिसको पर्निशियस एनीमिया कहते हैं, उसका डायग्नोस करने में मदद करते हैं। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्निशियस एनीमिया होता है। तो उसका कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है सीलिंग टेस्ट को। पता चल जाता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है द वैक्सीन यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए कौन सा वैक्सीन काम में लेते हैं, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, हेपेटाइटिस बी, BCG वैक्सीन। बहुत ही बढ़िया। सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन काम में ली जाती है उसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के नाम से जानते हैं। ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो सबसे बड़ा मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन माना जाता है, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देता है, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। हेपेटाइटिस बी जो होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट लगने वाला वैक्सीन है।
और बीसीजी जो होता है वो जो ट्यूबरकुलोसिस होती है और स्पेशली एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होती है उसके प्रिवेंशन के लिए एट बर्थ बच्चे को लगाया जाता है बीसीजी का वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है बीसीजी वैक्सीन। पेप स्मीयर टेस्ट इज यूज फॉर स्क्रीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पेप स्मीयर किसकी स्क्रीनिंग के लिए काम में लिया जाता है? सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। पेप स्मीयर इज डन फॉर सर्वाइकल कैंसर। बहुत ही शानदार है ना, सर्वाइकल कैंसर के लिए किया जाता है पेप स्मीयर। और वैक्सीन है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और डायग्नोस्टिक टेस्ट है पेप स्मीयर और किया जाता है सर्वाइकल कैंसर के लिए। Next, a child is to receive 500 ml of intravenous solution over 12 hours via tubing that deliver micro drip at 60 drops per minute per ml. The nurse would infuse solution at which of the following rate? Rate क्या रहेगी? तो ड्रॉप रेट जब हम ज्ञात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है फ्लूइड इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स इंटू 100 ना, फ्लूइड इन ml अपॉन टाइम इन मिनट्स इंटू 100। तो ऑप्शन है यहाँ पे 42, 48, 63 और 84। तो फॉर्मूला क्या है अपना? फ्लूइड इन ml, फ्लूइड कितना है? 500 ml। टाइम इन मिनट्स 12 ओवर, 12 ओवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर दो। और फ्लूइड इन ml के साथ में क्या आता है? ड्रॉप फैक्टर। ड्रॉप फैक्टर कितना है यहाँ पे? 60। फ्लूइड ml के अंदर लिया हमने, फ्लूइड इन ml दैट इज 500 ml इनटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन टाइम इन मिनट्स। तो 60 से 60 चला गया। अब 12 से 5 को तो 2 से ये 6, 2 से ये 2.5 और 2 से ये 3 और 2 से ये 125 और 3 से 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 1 जा 3, पीछे 2 0, 3 6 जा 18, तो 41.6। तो द आंसर इज 42 है ना। 41.6 को राउंड फिगर में लिख देते हैं 42। सो 42 ड्रॉप्स पर मिनट। सिर्फ सिंपली फॉर्मूला याद रखना आपको, फ्लूइड ml के अंदर पुट करो, ड्रॉप फैक्टर यहाँ पे लिख दो, टाइम जो भी है जितना घंटा है उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर सिंपल मैथ्स है, आपको भाग देना है और गुणा करना है, आंसर आ जाता है 42 ड्रॉप्स पर मिनट। आइडेंटिफाई द इमेज विच इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज, व्हाट इट इज। किस चीज का इमेज है ये? अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए तो ये इमेज क्या कहलाता है? वेरी गुड, ये इमेज है LMA का। किसका इमेज है? LMA। LMA क्या होता है? व्हाट इज LMA? लैरिंजियल मास्क एयरवे। ये इमेज किसका है? LMA का। LMA। और LMA क्या होता है? LMA का फुल फॉर्म होता है लैरिंजियल मास्क एयरवे। मास्क एयरवे, लैरिंजियल मास्क एयरवे, इसका पिक्चर है ये। लैरिंजियल मास्क एयरवे जो है उसको लैरिंजियल मास्क भी बोलते हैं सिंपली। एक मेडिकल डिवाइस होता है ये बेसिकली, जो पेशेंट के एयरवे को ओपन रखता है। जब हम मरीज को एनेस्थीसिया लगाते हैं या मरीज अनकॉन्शियस होता है उस समय एयरवे को ओपन रखता है। और ये एक तरीके का सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस है ना। ये किस कैसा एयरवे डिवाइस है? सुप्राग्लोटिक, सुप्राग्लोटिक, ग्लोटिक एयरवे डिवाइस। इसको सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर, सुप्रा मतलब ऊपर, तो पहले लगाते हैं। एक्सटर्नल तरीका है एयर को देने का और लेरिंग्स के ऊपर लगता है, लेरिंजियल मास्क एयरवे कहते हैं। सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस भी इसको बोला जाता है, LMA, सुप्राग्लोटिक एयरवे डिवाइस। नेक्स्ट है डायरिया इन ए चाइल्ड ऑफ 12 मंथ, डोज ऑफ ZINC इज। जिंक का डोज क्या रहता है 12 मंथ के बच्चे के अंदर? अगर उसको डायरिया हो रहा है तो 1 mg पर 10 to 14 डेज, 10 mg, 15 mg और 20 mg। 12 महीने का बच्चा है तो देखिएगा डायरिया के अंदर या जो जिंक सिरप आता है बेसिकली उसकी डोज जो होती है वो दो कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर बच्चे की उम्र 6 महीने और उससे कम है, 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ है, 6 मंथ और लेस देन 6 मंथ, तब तो डोज होती है 10 mg पर डे फॉर 10 to 14 डेज। लेकिन अगर वो 6 महीने से बड़ा है, मोर देन 6 मंथ है,
जैसे यहाँ पे 12 मंथ का बच्चा है तो वहां पे डोज बढ़ के हो जाती है 10 to 14 डेज, 20 mg पर डे, 10 to 14 डेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज 20 mg 10 to 14 डेज, 20 mg 10 to 14 डेज। When a woman has miscarriage in 3 or more consecutive pregnancy, it is referred to as which type of spontaneous abortion? कौन सा spontaneous abortion है अगर मिसकैरेज हुए 3 और 3 से ज्यादा लगातार प्रेगनेंसी में? इनवाइटेबल, मिस्ड, हैबिचुअल, कंप्लीट अबॉर्शन। ये कैसा अबॉर्शन है जिसमें मिसकैरेज होता है 3 लगातार प्रेगनेंसी में? वेरी गुड, इट्स हैबिचुअल अबॉर्शन। इसको क्या बोलते हैं? हैबिचुअल, मतलब हैबिट हो चुकी है अबॉर्ट होने की, तो इसको हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं। ये इनवाइटेबल, मिस्ड और कंप्लीट अबॉर्शन नहीं कहलाता है। अगर इस तरीके की वुमन जिसको लगातार 3 और 3 से ज्यादा लगातार प्रेगनेंसी में अगर मिसकैरेज हो रहा है तो ये हैबिचुअल अबॉर्शन के अंदर काउंट होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ आईवी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज, इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट है शुड डाइल्यूट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, नो नीड फॉर डाइल्यूशन, डू नॉट हैव फ्लश वॉल्यूम, शुड नॉट एडमिनिस्टर आईवी फॉर चिल्ड्रन। इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल हमेशा होता है इट शुड डाइल्यूट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। हर बार दवाई को देने से पहले उसको डाइल्यूट करना जरूरी है। तो इट शुड डाइल्यूट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्टर करने से पहले इसको क्या कर दो? डाइल्यूट कर दो। किसको? इंट्रावेनस ड्रग्स को। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। A patient requires a rapid transfusion of several units of blood. Which device is used to prevent cardiac dysarrhythmias? Several unit of blood जो है वो देने के लिए डिवाइस काम में लेते हैं। वो कौन सा डिवाइस है जो कार्डियक डिसरिथमियाज को रोकेगा? जब आप लगातार 2 से 3 से 4 से 5 यूनिट ब्लड जो है वो कंटिन्यू फास्टली जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री, कार्डियक मॉनिटर, इन्फ्यूजन कंट्रोलर, ब्लड वार्मिंग डिवाइस। कौन सा डिवाइस है जो कार्डियक डिसरिथमियाज को प्रिवेंट करेगा इनमें से? जब हम पेशेंट को मल्टीपल रैपिड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं सीरियल नंबर के अंदर। सो द करेक्ट आंसर इज ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस। ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि ब्लड जो है उसके टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हो सकता है कि मल्टीपल जब ब्लड हम दे तो पेशेंट को सीवियरिंग हो सकती है, और वो सीवियरिंग जो है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की तरह एक्ट करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें ब्लड को नॉर्मल टेम्परेचर पे पेशेंट को देना है। तो ब्लड को नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के लिए ब्लड वार्मिंग डिवाइसेस वहां पे काम में लिए जाते हैं, है ना। तो ये डी यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। इन्फ्यूजन कंट्रोलर, कार्डियक मॉनिटर और पल्स ऑक्सीमेट्री ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन यूज लेते हैं, लेकिन इससे कार्डियक डिसरिथमियाज प्रिवेंट नहीं होगा, है ना। मतलब आपने अगर को ठंडा ब्लड दे रहे हो और इन्फ्यूजन कंट्रोल कर रहे हो, कार्डियक मॉनिटर कर रहे हो, पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर कर रहे हो, पर वो जो ब्लड अंदर जा रहा है वो जाके डिसरिथमियाज कर लेगा। तो इन चीजों से डिसरिथमियाज मॉनिटर तो हो सकता है पर प्रिवेंट नहीं हो सकता। प्रिवेंट करने के लिए आपको ब्लड वार्मिंग डिवाइस काम में लेना पड़ेगा, ब्लड को सही टेम्परेचर पे अंदर भेजना पड़ेगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। The nurse is observing a student nurse administer eardrop to a 2-year-old. Which observation by the nurse would indicate correct technique? 2 साल का बच्चा है, ईयर ड्रॉप डालनी है, करेक्ट टेक्निक आपको बतानी है। मल्टीपल टाइम आस्किंग क्वेश्चन है। होल्ड द चाइल्ड्स हेड अप एंड एक्सटेंडेड, गलत। प्लेस द हेड इन चिन टक पोजीशन, ये भी गलत है। पुल द पिन्ना डाउन एंड बैक, इरिगेट द ईयर बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन। वेरी गुड, वेरी गुड। पुल द पिन्ना डाउन एंड बैक। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है तो पिन्ना को डाउन और बैकवर्ड पुल करते हैं। अगर बच्चा 3 साल का है तो पिन्ना को स्ट्रेट और बैकवर्ड पुल करते हैं। और अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है तो पिन्ना को अप एंड बैकवर्ड पुल करते हैं। तो यहाँ पे 3 साल से छोटा है इसलिए पिन्ना को हमने जो है डाउन एंड बैक जो है पुल किया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो पुल द पिन्ना डाउन एंड बैक, तो करेक्ट आंसर सी बनेगा। ए, बी और डी यहाँ पे गलत जवाब है, जो कि सही इंटरवेंशन नहीं है, सही टेक्निक नहीं है, करेक्ट टेक्निक नहीं है। नेक्स्ट है हाउ वुड द नर्स रिकॉर्ड स्मोकिंग हिस्ट्री ऑन ए पेशेंट हु हैज स्मोक्ड 2.5 पैक ऑफ सिगरेट पर डे फॉर 10 years?
इसको किस तरीके से नोट करेंगे? पेशेंट हैज स्मोक सिगरेट फॉर 10 years, पेशेंट स्मोक 2.5 पैक फॉर सिगरेट पर डे, पेशेंट हैज ए 12.5 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री, पेशेंट हैज ए 25 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री। तो ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए जो 2.5 पैक है उनको मल्टीप्लाई कर दो साल से, तो 2.5 जो होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये आएगा 25। क्या आएगा? 25। जब उसने आपको 2.5 है उसको 10 ईयर से आपने मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, तो ये 25 पैक ईयर्स कहलाएंगे अब, है ना। तो ईयर और पैक को हमने मिक्स करके कर दिया, तो 25 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री, दैट इज करेक्ट वन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा डी, दैट इज 25 पैक ईयर स्मोकिंग हिस्ट्री। ए, बी और सी जो है वो गलत जवाब है, करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय, टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन किसके द्वारा मीडिएटेड होती है? फर्स्ट ऑप्शन है IgA, IgM, IgE, IgD। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहते हैं, और एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो है उसमें रेस्पॉन्ड करने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो IgE होता है। एलर्जिक कंडीशन में ज्यादातर एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है, IgE वहां से रिलीज होता है एलर्जिक कंडीशन के अंदर। और हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन या एनाफाइलेटिक रिएक्शन के जो भी क्लिनिकल साइन है, ब्रोंकोस्पाज्म और एक्सेसिव सिक्रीशंस और ये सब चीजें, उन चीजों के होने के रीजन IgE इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, और वहां पे लोकल हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, सेल की परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, सिक्रीशंस बहुत ज्यादा होते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म होते हैं, ये सब चीजें देखने को मिलती है एनाफाइलेटिक रिएक्शन में। लेकिन रेस्पॉन्सिबल इम्यूनोग्लोबुलिन अगर आपको पूछे तो IgE। IgA जो होता है वो ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है ना, ब्रेस्ट मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में, ब्रेस्ट मिल्क में, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में, कोलेस्ट्रम जो पिलाते हैं उसमें सबसे ज्यादा। और IgM जो होता है वो फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स देता है ना, सबसे पहले, सबसे फर्स्ट इम्यून रेस्पॉन्स। एलर्जी की कंडीशन के अंदर IgE का सहारा लेना है आपको, इम्यूनोग्लोबुलिन E। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट डज इंसुलिन हेल्प टू मूव इनटू द सेल? कौन से इलेक्ट्रोलाइट को इंसुलिन मदद करता है सेल के अंदर मूव करने के अंदर? क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम या सोडियम? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इट्स पोटेशियम, है ना। हम पढ़ते हैं कि जब भी बॉडी में हाइपर कैलीमिया होता है तो उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है? हाइपर कैलीमिया मतलब पोटेशियम का ज्यादा होना। तो जब भी बॉडी में पोटेशियम ज्यादा होता है, एक्सेस होता है, तो हम उसके ट्रीटमेंट में क्या यूज करते हैं? इंसुलिन। क्या यूज करते हैं? इंसुलिन, है ना। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हेल्प करता है मूव पोटेशियम इनटू द सेल, पोटेशियम को सेल में डाल देता है, तो ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम होता है तो कार्डियक डिसएरिथमियाज नहीं होता है। तो इंसुलिन का मेन काम है पोटेशियम को सेल के अंदर डालना, ग्लूकोज को सेल के अंदर डालना, और ये काम इंसुलिन जो है वो बड़े अच्छे से करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQ आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और इसके अलावा एक काम करें, इस चैनल और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज ही उठाए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बनो, स्वार्थी मत बनो। तो करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। इसी के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलेंगे दोबारा एक नई एनर्जी, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।